हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट होगा दिसंबर या जनवरी में तो होना ही है, ठीक है। फॉर्म भी आने ही वाले होंगे, अब नहीं आएंगे तो 10 दिन बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो आने तो हैं ही, तो अपनी पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है। यहाँ भी डेली एनालिसिस चल रहा है क्वेश्चंस का। जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर और जनवरी में, हम कर रहे हैं 10 जनवरी का पेपर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन इसी बार देखने को मिले थे, अब से पहले नहीं आए थे, ठीक है। तो इस बार ज़्यादा फोकस करना है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस पे। अगर आपने पेपर में डिफरेंस देखा होगा तो आपको पता भी होगा, जो पहले पेपर हैं और अब के पेपर हैं उनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो देख लें एक बार। जो ये 25 सेट हुए हैं और अब से पहले जो पेपर हुए हैं उनमें डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है। तो हमें ना इन्हीं पेपर्स को फॉलो करना है जो अब हुए हैं, क्योंकि ये नया पैटर्न है। थोड़े से क्वेश्चन मॉडिफाई हैं और थोड़े से क्वेश्चन लेंथी भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम पहले वाले भी करेंगे, लेकिन पहले हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पीछे चलेंगे, ठीक है। असर्शन मैथ टीचर शुड वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गर्ल्स इन क्लासरूम। जो मैथ टीचर है उसे लड़कियों से बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम एक्सपेक्टेशन है क्लास में। रीजन क्या है? गर्ल्स डू नॉट हैव द जेनेटिक एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। वो ऐसा मानती हैं कि जो लड़कियां हैं उनके अंदर जेनेटिक एबिलिटी नहीं होती मैथ्स को समझने की, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है कि ये रूढ़िवादिता है, ये धारणा गलत बनी हुई है कि लड़की मैथ्स नहीं कर सकती, या लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं हो सकती, या लड़की लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा सकती। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क क्या है? लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिकता क्षमता नहीं होती। तो गलत बात है ना दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एनईपी 2020 एम्फेसाइजेज ऑन। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो बताएं। बहुभाषाता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, क्या ऐसा है? पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, तो ऐसा है क्या? तो ये बात गलत है कि पूरे देश में हिंदी ही चले या पूरे देश में इंग्लिश ही चले। और ना ही एनईपी ने इस पे बल दिया है कि एक ही भाषा का यूज हो। एनईपी तो उस पर फोकस करती है कि क्लास में बहुभाषिता हो, यानी अलग अलग भाषा यूज हो, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस हो, यानी बच्चा 5th क्लास तक एलिमेंट्री में अपनी मदर टंग में पढ़े, होम लैंग्वेज में पढ़े, फिर उसके बाद सेकंड लैंग्वेज यूज करे और थर्ड लैंग्वेज भी यूज करनी है, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी इन्होंने अपनाया है, ठीक है। तो बहुभाषिता कक्षा में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू। आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर इन द लर्नर्स, कि बच्चों में डर पैदा कर दें। शेम द चाइल्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंस, कि बच्चे को शेम फील कराएं उसकी बेकार परफॉर्मेंस पे, उसकी पुअर परफॉर्मेंस पे। कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स विद ईच अदर, कि बच्चों की परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर करें, एक दूसरे से कंपेयर करें। फिगर आउट वेज टू सपोर्ट द लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे को जहां प्रॉब्लम है वहां उससे सहायता करें। अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, या फिर अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। तो बताएं कौन सा सही है? अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, तो डर पैदा करना बहुत ही गलत बात है। बच्चे के अंदर डर पैदा बिल्कुल भी नहीं करना है। बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, कि बच्चों की इंसल्ट करें, तो ये भी गलत बात है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना भी गलत है। बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। बच्चे को अगर कंपेयर करना है तो उसी के साथ करना है कि उसने कितना इंप्रूवमेंट किया पहले से और अब में कितना इंप्रूवमेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने का तरीका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी क्लास के दौरान आकलन होना चाहिए। बच्चे को जहां भी प्रॉब्लम हो तुरंत के तुरंत उसे रिमेडी दी जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस
प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि बच्चा तरह तरह से सोच पाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा पाता है। तो पढ़ते हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, तो बच्चे को अगर पता होगा तो वो बना देगा, इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगी। 328 को 984 से गुना करें, तो ये भी सीधी सीधी बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सीधा डेट पूछिए, तो इसमें तो तरह तरह की थिंकिंग नहीं लगी, कुछ भी नया क्रिएट नहीं किया बच्चे ने। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि इसमें तरह तरह से सोच सकता है बच्चा कि शहरीकरण और वैश्वीकरण में सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग हैं उनका क्या प्रभाव है, ठीक है, उनका विश्लेषण करना है, तो अलग अलग तरीके से बच्चा सोच पाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द लर्नर्स अ टीचर शुड। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की अपेक्षा करनी चाहिए, यानी इग्नोर करें जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो बच्चे अपना अनुभव साथ लेके आते हैं उसे इग्नोर करना चाहिए। तो क्या ऐसा है? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम तो बहुत गलत बात है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, यानी लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बच्चा अच्छे एक्टिवली इन्वॉल्व हो, इंटरेस्ट लेके पढ़े, ठीक है। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि असेसमेंट का सिर्फ एक ही तरीका हो, मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बचता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी जो बच्चा एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है उसी को ही जोड़ के आगे बढ़ाना चाहिए, उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट्स ग्रो एंड डेवलप इन अ इक्विटेबल मैनर, students get discriminated in access to technology, students overcome the barriers to learning completely on their own। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो निष्क्रिय नहीं होते बच्चे, सक्रिय होते हैं। आपको भी बताना है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? सभी के लिए समान शिक्षा, ठीक है, एक ही तरह से सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलना, बच्चों की नीड्स को केटर करना, ठीक है, तो समावेशी शिक्षा कहलाता है। एजुकेशन फॉर ऑल क्या होता है? एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, ठीक है। तो विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं एक समावेशी कक्षा में, बाकी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय क्लॉज 12 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग ग्रुप है, उसमें आरटी एक्ट में क्या रिकमेंड किया गया उनके लिए? 12 पैरा नंबर 12 में, ठीक है। एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल ओनली, कि सरकारी स्कूल में ही एडमिशन हो। रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल, कि प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन हो उनके लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ओनली, कि व्यावसायिक शिक्षा हो, केवल व्यावसायिक शिक्षा हो, ओनली पे भी ध्यान देना है। सेपरेट स्कूल्स फॉर देम, कि उनके लिए अलग स्कूल्स हो, तो केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला। तो केवल वर्ड जहां आता है वो ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही रेयर होता है, बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, कि केवल एक ही स्कूल में एडमिशन हो, केवल व्यावसायिक शिक्षा का ही प्रावधान हो, तो ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि व्यावसायिक शिक्षा भी हो और सरकारी स्कूलों में दाखिला भी हो, लेकिन केवल नहीं हो सकता कि केवल इसी में ही हो या फिर केवल व्यावसायिक शिक्षा हो। उनके लिए अलग स्कूल हो, तो ऐसा नहीं है, अलग स्कूल नहीं होना है, एक ही स्कूल में बच्चों को लेके चलना है। तो क्या दिया गया था आरटी एक्ट में कि निजी स्कूल में आरक्षण हो, यानी 25% का रिजर्वेशन दिया गया था प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25% का रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है आरटी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्ट अफेक्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन।
गणितीय गणना में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में कौन सी डिसेबिलिटी होती है बच्चे को, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता में सीधे प्रभावित करती है? बट इस क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है? ये है डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। इसमें क्या होता है कि बच्चा मैथ सोल्व नहीं कर पाता, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक होता है। डिसग्राफिया क्या होता है कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा राइटिंग नहीं कर पाता, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर, यानी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि सा को वाज पढ़ रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, ठीक है, तो बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रैक्सिया क्या होती है? बच्चे को कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। जैसे पेंसिल पकड़ना, तो पेंसिल का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है, जो अपनी फिंगर और थंब का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, हम पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम। पता चल रहा है कैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, ये निमोनिक मान लो, कैलकुलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट, की सीटिंग जो अरेंजमेंट है, जो बैठने का तरीका है, वो बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। तो क्या ये सही बात है? तो ये तो गलत बात है। अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है और वो पीछे बैठा है, फिक्स्ड सीट हो उसके पीछे बिल्कुल, तो क्या वो पढ़ पाएगा? तो ये बात तो गलत है। फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसे उसी तरह का प्रावधान देना चाहिए। सुनने में प्रॉब्लम है तो बच्चे को आगे बैठाएं, चलने में प्रॉब्लम है तो उसे व्हील चेयर या फिर लिफ्ट का प्रावधान हो स्कूल में, ठीक है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, यानी बिल्कुल मानकीकृत आकलन हो, तो ये भी गलत है। स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना चाहिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, क्लास के दौरान आकलन हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, in order to cater the needs of students with giftedness, which of the following is an effective strategy? जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? कौन सा एक अच्छा मेथड है? जो बच्चे गिफ्टेडनेस होते हैं, जिनका IQ 140 प्लस होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी जो इंटेलिजेंट होते हैं, क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। आस्क देम वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, जब ये लोग गिफ्टेडनेस है, इंटेलिजेंट है, सुपीरियर है, तो इनसे इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तो ऐसे ही बता देंगे। आस्किंग देम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क, ये बात ठीक है कि इन लोगों को क्या चैलेंजिंग टास्क देने चाहिए, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस इनसे पूछने चाहिए, जिससे इनकी क्रिटिकल थिंकिंग और बढ़े, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और ज्यादा इंक्रीज हो। तो ऐसे टास्क इन्हें देने चाहिए चैलेंजिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। इन्हें ये अगर क्लास इनके अकॉर्डिंग ना हो तो ये कक्षा में बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक होता है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, ठीक है। बाकी के ऑप्शन गलत हैं कि उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें, तो ये तो गलत बात है। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, तो ये ऑप्शन हमारे गलत है। हमें अच्छा ऑप्शन ढूंढना होता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।